व्हाट्स अ ब्यूटी फैमिली, द बिगिनिंग आफ्टर द नोवेल के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने देखा आर्ट और सिलराइट के बीच में फाइट होती है, जहां पर आर्ट और सिल्वी मिलकर फाइनली दूसरे रिटेनर को भी हरा देते हैं। जैसे ही सिलराइट हार जाता है, अचानक से आर्ट के पास एली का मैसेज आता है, जिससे कि आर्ट को इमरजेंसी में वापस वॉल पर लौटना पड़ता है। वॉल पर वापस आकर आर्ट एली और अपनी मदर से मिलता है और इन्हें प्रॉमिस करता है कि फादर को सही सलामत वापस लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, आर्ट के साथ वही होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था, रे की डेथ हो जाती है। आज की वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं, जैसे ही आर्ट अपने फादर की डेथ बॉडी देखता है, आर्ट एकदम सुन पड़ जाता है और जमीन पर घुटने टेक देता है। आर्ट एकदम कम्प्लीटली पूरी तरह से शांत होता है, लेकिन आर्ट के जो इमोशन सिल्वी फील कर पा रही होती है, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिल्वी मन में कहती है, मुझे आर्थर को यहाँ पर आने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं खुद भी शौक में चली गई थी। आर्ट के इमोशंस के कारण सिल्वी इतना ज्यादा हेवी फील कर रही होती है कि उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा होता है। सिल्वी इस जगह को छोड़कर बहुत दूर भागना चाहती है, क्योंकि वो आर्ट की इस स्टेट का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रही होती। सिल्वी अपने सामने आर्ट को लाचार और टूटा हुआ देख रही होती है। आर्ट को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि अब उसके फादर नहीं रहे। आर्ट अपनी इसी स्टेट में एक ही जगह पर घंटों तक बैठा होता है, बिल्कुल भी एकदम जीरो मूवमेंट के साथ। मानव के खिलाफ जो फाइट ये लोग लड़ रहे थे, ये लोग कब की वो जीत चुके हैं, लेकिन आर्ट के लिए ये सब मैटर नहीं करता। इस फाइट को जीतने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हजारों सोल्जर्स की जानें चली गई है और इसके बदले में इन लोगों को एक वॉल मिली है सही सलामत। अब ये वॉल जैसे कि इन सभी को चिढ़ा चिढ़ा कर कह रही है, देखो मैं अपनी जगह पर सही सलामत खड़ी हूँ और तुम सभी गिर गए हो। आर्ट अपनी जगह पर अभी भी एकदम शांत तरीके से बैठा होता है। फिर सिल्वी भी आर्ट के साइड में जाकर बैठ जाती है, आर्ट को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। डर्डन भी पूरे टाइम से अपनी जगह पर बेजान लाश की तरह खड़ा होता है। इस बंदे को भी काफी चोटें लगी है, लेकिन इसके चेहरे पर चोटों का कोई दर्द नहीं है, सिर्फ एक ही दर्द है और वो है उसके दोस्त का खो जाने का। फाइनली काफी घंटों के बाद आर्ट हलचल करता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। डर्डन रे की बॉडी को उठाता है और एली और एलिस के पास लेकर चला जाता है। आर्ट धीमी चाल के साथ वॉल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है एल्बेंथ के ऊपर। एल्बेंथ इस वक्त ट्रोडियस के सामने होता है और ट्रोडियस की बातें सुन रहा होता है। ट्रोडियस और एल्बेंथ के अलावा यहाँ पर कैप्टन जेस्मिया साथ ही साथ 3 दूसरे नोबल्स मौजूद है। ट्रोडियस इन सभी से कह रहा होता है, हम फाइट जीत चुके हैं और वो भी कम से कम नुकसान के साथ। वॉल और अंडरग्राउंड चैनल अपनी जगह पर सही सलामत है। कैप्टन एल्बेंथ, कैप्टन जेस्मिया, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। ट्रोडियस के मुंह से यह सुनकर एल्बेंथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जस्ट अभी कुछ मिनटों पहले ही एल्बेंथ अपने कई सारे सोल्जर्स को दफना करा रहा है। उनमें से एक सोल्जर की फोटो एल्बेंथ के हाथों में लगती है, जो कि सोल्जर के फैमिली मेंबर की थी। उस फोटो को देखते हुए एल्बेंथ अपने सोल्जर्स को याद कर रहा होता है, जिनके साथ एल्बेंथ की काफी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। ड्रिंक शेयर करना, हंसना, एंजॉय करना वगैरह वगैरह। एल्बेंथ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने सीनियर कैप्टन के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता है, इसीलिए न चाहते हुए भी तारीफ को एक्सेप्ट करता है। ट्रोडियस और ट्रोडियस के साथ वाले 3 नोबेल्स काफी ज्यादा खुश हैं और सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ट्रोडियस कहता है, जितने भी सोल्जर्स मरे हैं, हम उनकी फैमिलीज को गिफ्ट पहुंचा देंगे, लेकिन उससे पहले उनकी डेथ बॉडीज को ठिकाने लगाना होगा। यह सुनकर एल्बेंथ को और गुस्सा आता है, क्योंकि दुख शो करना तो भाड़ में गया, उल्टा ऐसा कहकर ट्रोडियस उन सोल्जर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कैप्टन जेस्मिया और कैप्टन एल्बेंथ एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इधर ट्रोडियस अपने आप में ही खुश हुए जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन ट्रोडियस जेस्मिया को भेज देता है और एल्बेंथ को यहीं पर रोक लेता है। ट्रोडियस कहता है, कैप्टन एल्बेंथ, तुम्हारी फैमिली इटिस्टिन सिटी में है ना? ये कहते हुए ट्रोडियस एल्बेंथ को एक काउंसिल का स्क्रोल दिखाता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है, 300 से ज्यादा बैटलशिप के साथ एलेक्रियन आर्मी ने इटिस्टिन पर हमला कर दिया है। एलेक्रियंस के खिलाफ डिगेथिन की मेन बैटल इटिस्टिन के किनारे पर होने वाली है। इसका मतलब ये है, सारे के सारे सोल्जर्स को इटिस्टिन में भेजा जा रहा है और एलोइड किंगडम को तबाह होने के लिए छोड़ दिया गया है। सारे एल्फ सिविलियंस को वहां से निकाला जा रहा है और एल्फ सोल्जर्स को इटिस्टिन साइड भेज दिया गया है। एल्बेंथ कहता है, इसका मतलब तो ये हुआ जनरल आर्थर सही थे, अब हमें जल्द से जल्द बचे हुए सोल्जर्स को इटिस्टिन पर भेजना होगा। एक बात मुझे समझ नहीं आई, आखिर मुझे इस बारे में इतना लेट क्यों बताया जा रहा है, पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? ट्रोडियस कहता है, जैसा कि उस लड़के ने सजेस्ट किया था, वो काम तो मैं भी कर सकता था और सोल्जर्स को बचा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आने वाले टाइम में इस फोर्ट्रेस और अंडरग्राउंड चैनल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। ट्रोडियस के ऐसा कहते ही साइड वाला नोबल कहता
है बहुत जल्द हम इस वॉर को हारने वाले हैं और पूरी जमीन एलेक्रियंस के अंडर में आ जाएगी। साइरस सिटी जो कि अभी के टाइम पर नोबल्स के लिए सबसे सेफ मानी जाती है, वो भी एलेक्रियंस से नहीं बच पाएगी। इसी कंडीशन में लोगों की एकमात्र उम्मीद ये जगह बचेगी। यहाँ की ये अंडरग्राउंड चैनल और ये फोर्ट्रेस, ये जगह लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जिसे तैयार करने में हमें काफी ज्यादा खर्चा आया है। डिकेथिन की बजाय हमें इस जगह पर फोकस करना होगा ताकि इस जगह से हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए। ट्रोडियस कहता है लोगों को यहाँ इकट्ठा करके हम एक नई सोसाइटी बनाएंगे जो कि फ्लेंसवर्थ हाउस के अंडर में होगी। यहाँ पर सिर्फ हमारा राज होगा। ऐसा सुनकर एल्बेंथ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब तो ये हुआ तुम जानबूझकर चाहते हो हम इस वॉर को हार जाए ताकि तुम फायदा उठा सको। ट्रोडियस कहता है बेवकूफी भरी बातें मत करो, सिचुएशन के हिसाब से हम जानते हैं दुश्मन की ताकत ज्यादा है। एल्बेंथ ट्रोडियस के पूरी तरीके से खिलाफ में होता है, लेकिन ट्रोडियस एल्बेंथ को उसकी फैमिली की याद दिलाता है, जिस कारण से एल्बेंथ थोड़ा शांत होकर कहता है मुझे तो लगा था तुम मुझे ये स्क्रॉल इसलिए दिखा रहे हो ताकि हम बची हुई फोर्स को इटिस्टिन भेज सके। ट्रोडियस कहता है अच्छा तुम बची हुई फोर्स की बात कर रहे हो, मैं काउंसिल से ये कहने वाला हूँ मानव इस्ते के खिलाफ फाइट में काफी ज्यादा लॉस हुआ है जिससे कोई फोर्स बची ही नहीं। यह सुनते ही एल्बेंथ समझ जाता है ट्रोडियस ने सोल्जर्स को जानबूझकर खत्म करवा दिया, क्योंकि अगर ट्रोडियस ऐसा नहीं करता तो काउंसिल की तरफ से कोई न कोई तो आता ही यहाँ पर फोर्सेस को चेक करने के लिए। भाई साहब अब तो ट्रोडियस के लिए दया आ रही है, क्योंकि इस बंदे को जरा भी आइडिया नहीं है उन सोल्जर्स के अंदर एक सोल्जर आर्ट के फादर थे। अब आर्ट जो इस बंदे की हालत करने वाला है भाई उसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ट्रोडियस कहता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो तो उन सोल्जर्स की ड्यूटी थी कि इस वॉल को प्रोटेक्ट रखे। ट्रोडियस के ऐसा कहते ही एल्बेन के पीछे से एक खतरनाक सी आवाज आती है। हाँ बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है और जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। भाई साहब लिटरली दोस्तों तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा ये आवाज किसकी है। आर्ट अपने फुल किलिंग इंटेंट के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है और आर्ट की ये आवाज इतनी ज्यादा हेवी थी। एल्बेंथ जो कि एक कैप्टन लेवल का बंदा है, आर्ट के किलिंग इंटेंट के कारण इतना ज्यादा डर चुका है कि पीछे मुड़कर देख भी नहीं पा रहा है। ट्रोडियस के साथ जो यहाँ पर ये 3 नोबल्स मौजूद होते हैं, ये बंदे तो भाई एकदम बेहोशी की कगार पर पहुंच चुके हैं। 1-2 बंदे तो बेहोश हो भी चुके हैं। और रही बात ट्रोडियस की, अभी तक अपन लोगों ने इस बंदे को पूरी तरीके से शांत और सूझबूझ से काम लेते हुए देखा है, लेकिन आर्ट के कारण से इस बंदे के चेहरे का कलर ही उड़ चुका है और घबराहट के मारे अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। ट्रोडियस एक पतली सी घबराहट वाली आवाज में कहता है जनरल आर्थर, और इतना कहते ही सीन कुछ मिनट पहले शिफ्ट हो जाता है। आर्ट अपने फादर की डेड बॉडी के सामने एकदम बेजान लाश की तरह बैठा होता है, फिर काफी घंटों के बाद जाकर रिएक्ट करता है और फूट फूट कर रोने लग जाता है, यह सोचते हुए कि वो नाकामयाब रहा। आर्ट भले ही कितना भी बड़ा प्रोडिजी हो, कितना भी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन जो उसका अल्टीमेट गोल था वो अचीव करने में आर्ट फेल हो चुका है। आर्ट शुरुआत से जानता था आर्ट की प्रायोरिटी सिर्फ उसकी फैमिली है, बाकी सभी लोग बाद में आते हैं, पहले फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। आर्ट शुरुआत से जानता था अगर वो अपना फोकस बाकी लोगों पे रखेगा तो इसकी कीमत उसकी फैमिली को चुकानी पड़ सकती है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आर्ट के साथ वही होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। आर्ट अपने फादर को नहीं बचा पाया, जिससे कि आर्ट पूरी तरीके से रिग्रेट से भर चुका है। अब अगर आर्ट हजारों सोल्जर्स की जानें भी बचा लेता है तो भी ये रिग्रेट बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। यहीं पर रोते रोते आर्ट के आंसू पूरी तरीके से सूख जाते हैं और फाइनली उठकर वॉल की तरफ जाने लग जाता है। डर्डन रे की बॉडी को उठाता है और एलिस के पास लेकर चला जाता है। जैसे ही आर्ट वॉल के अंदर इंटर होता है, यहाँ पर मर्चेंट्स और दुकान वाले सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये सभी आर्ट को सैल्यूट करते हैं और चीयर करने लग जाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है आर्ट के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर सिल्वी आती है, जिसे कि आर्ट एली के पास भेज देता है। आर्ट कहता है एली को मदर के पास लेके जाओ, क्योंकि इस वक्त मदर के साथ किसी न किसी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिल्वी कहती है एली के साथ साथ तुम्हारी मदर को तुम्हारी भी जरूरत है। इस बात पर आर्ट कुछ भी नहीं कहता। आर्ट एलिस के सामने जाने का सोच तक नहीं रहा होता, क्योंकि आर्ट के मन में चल रहा होता है जब से आर्ट ने अपने पेरेंट्स को अपनी सच्चाई बताई है तब से इनकी रिलेशनशिप थोड़े से बिगड़े हुए चल रहे हैं। थोड़ा बहुत बेटर चल रहा था, लेकिन अब तो आर्ट अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर पाया है। आर्ट नहीं जानता कि एलिस कैसा रिएक्ट करेगी, इसीलिए आर्ट दूर दूर भाग रहा होता है। सिल्वी को यहाँ से भेजते हुए आर्ट ट्रोडियस के कैंप तरफ चला जाता है और ट्रोडियस की साजिश
सारी बातें सुन लेता है। आर्ट के किलिंग इंटेंट के कारण से पहले तो ट्रोडियस अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वही के वही वापस बैठ जाता है। भाई ये बंदा अभी भी सदमे में ही है। ट्रोडियस के साइड में एक मोटा सा नोबल बैठा होता है जो कि डरते हुए कहता है, तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो स्पेल लगा कर रखा था। आर्ट इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एकदम धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर इस मोटे को गुस्सा आ जाता है और न जाने इसके अंदर कौन सी चुल मचलने लग जाती है। ये मोटा अपने वेंड को आगे करते हुए कहता है, पीछे रहो, काउंसिल का एक पालतू कुत्ता नोबल्स के सामने ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। आर्ट इस बंदे की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता। आर्ट के सामने एक नोबल तो बेहोश होता है, दूसरा शांत खड़ा होता है और तीसरा ये बंदा। ट्रोडियस भी अपनी जगह पर एक पुतले की तरह बैठा होता है और एल्बेंथ घबराया हुआ लग रहा है। और तभी आर्ट अपने सेंसेस में अचानक से वापस आ जाता है। मतलब इतनी देर से आर्ट एकदम पूरी तरीके से सदमे वाली स्टेट में था। आर्ट थोड़ा सूझबूझ से काम लेता है और अपने सामने की सिचुएशन समझता है। आर्ट मन में कहता है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट पहले आ जाता तो मैं ट्रोडियस की भी सेम वैसी हालत करने वाला था जैसे मैंने ल्यूकस की थी। लेकिन यहाँ पर ट्रोडियस की बात अलग है। अगर मैं इसके साथ भी ल्यूकस वाला सलूक करता हूँ तो इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक आर्ट ये सब सोच रहा होता है, ट्रोडियस अपने आप को संभाल लेता है और अपना गला साफ करते हुए कहता है, आखिर क्या बात हो गई है जो कि अचानक से एक लांस को मुझसे यहाँ मिलने आना पड़ा? ट्रोडियस एकदम कैजुअली पूछ रहा होता है क्योंकि ट्रोडियस जानता है जितनी उसकी किंगडम के अंदर पावर और पहुंच है वो कैजुअली इन सब से बच जाएगा। आर्ट अपने धीरे कदमों के साथ अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये मोटा नोबल फिर से अपना मुंह खोलता है, करीब आने की कोशिश भी मत करना, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। आर्ट इस बंदे को एकदम मक्खी की तरह झटक देता है। ये कहकर अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहो। ट्रोडियस कहता है, भले ही तुम एक जनरल हो या फिर कुछ भी हो, तुम्हें भी नोबल्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। नोबल्स के सामने तुम इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट शो नहीं कर सकते। ट्रोडियस ये सब कहकर कहीं न कहीं आर्ट को उकसा रहा है ताकि आर्ट कोई छोटी मोटी हरकत करे और ट्रोडियस आर्ट के खिलाफ कुछ भी कंप्लेंट कर पाए। आर्ट कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और जिस टेबल पर ट्रोडियस और बाकी सभी लोग बैठे हैं, आर्ट इसका एक चक्कर काटता है। फिर इस मोटे नोबल को बेइज्जती के साथ कहता है, कुर्सी खाली करो। यह सुनकर इस मोटे का दिमाग खराब हो जाता है और इसके डर के ऊपर इसका गुस्सा हावी हो जाता है। ये मोटा अपना वेंड आगे करके एक स्पेल बना लेता है ताकि आर्ट पर हमला कर सके। अब इस मोटे की ज्यादा औकात तो नहीं है कि ये आर्ट पर हमला कर सके, लेकिन फिर भी इसने ऐसा इसलिए किया। यहाँ पर दो सिनारियोस हो सकते हैं जो कि इस मोटे के ऊपर बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। पहला सिनारियो, ये मोटा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और आर्ट के ऊपर सचमुच में हमला करना चाहता है। और दूसरा सिनारियो, अगर कोई भी चूहा एकदम कोने में आकर फंस जाता है तो एकदम लास्ट मोमेंट पर वो अपना बचाव करने लग जाता है। इस मोटे के ऊपर दूसरा सिनारियो ज्यादा फिट हो रहा है क्योंकि अगले ही सेकेंड ये बंदा आर्ट पर हमला तो नहीं करता और उल्टा इतने लोगों के सामने डर के मारे अपनी पेंट गीली कर देता है। क्या गुंडा बनेगा रे बाबा, ऐसा नहीं करना होता है, छीछी मचा दी इधर। जैसे ये बंदा मुंह देता है, इसका प्राइड गायब हो चुका है और आर्ट इस पे हमला करके इसे जमीन पर लिटा देता है। इस मोटे का चेहरा एग्जैक्ट वही है जिस जगह पर इसने मुता हुआ है। भाई क्या है ये? फिर आर्ट इस मोटे की कमर पर पैर रखता है और ट्रोडियस के एकदम सामने बैठ जाता है। यह देखकर ट्रोडियस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बहुत ही जल्द ट्रोडियस अपने गुस्से को चेहरे से गायब कर लेता है। जरूर से इसका कारण डर है। ट्रोडियस को अच्छे से पता चल चुका है कि उसके साथ क्या हो सकता है। ट्रोडियस अपने आप को शांत करता है और एक जेंटल टोन में कहता है, जनरल आर्थर, आपके पैरों के नीचे जो इंसान पड़े हैं उनका नाम सर लायनेल बेनिर है। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड बेनिर हाउस से है, तो इन्हें रिस्पेक्ट शो कीजिए। ट्रोडियस अपनी बात कह ही रहा होता है और इधर आर्थर अपने पैर को इस बंदे की कमर से मसलने लग जाता है। आर्ट कहता है, ट्रोडियस, क्या तुम जानते हो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। इस किंगडम में कौन नोबल है, कौन कितना अमीर है और किसका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो भी खासकर तब जबकि कोई इंसान इंसान कहलाने के लायक ही ना हो। ट्रोडियस कहता है, मैं नहीं जानता तुमने हमारी कितनी बातें सुन ली है, लेकिन एक नोबल के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्ट कहता है, तुम सभी बार बार अपने आप को नोबल कहे जा रहे हो, लेकिन मैं तो सिर्फ यहाँ पर 4 नेवलों को देख रहा हूँ जो कि सिर्फ अपनी कंट्री का फायदा उठाने की सोच रखते हैं। ऐसा सुनकर ट्रोडियस गुस्से में कहता है, जनरल आर्थर, तुम्हारे सजेशन को फॉलो नहीं किया गया, ये कोई गुनाह नहीं है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि लोगों की मदद की जा सके। आर्ट कहता है, हाँ तुम्हारी बात सच होती, लेकिन तब जब तुम्हारा गोल एक सोसाइटी बनाना नहीं होता जिसे कि तुम फ्लेंसवर्थ हाउस तुम रूल करते। ट्रोडियस कहता है, बकवास मत करो, मैं तो सिर्फ लोगों के लिए एक सेफ जगह बनाना चाहता हूँ, मेरे शब्दों के साथ हेर फेर मत करो।
ट्रोडियस अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करता और उससे पहले ही भाई साहब आर्ट इस बंदे की जबान पकड़ लेता है। आर्ट कहता है अगर शब्दों को हेर फेर करने की बात हो रही है तो ये काम तो इस चीज का है। ऐसा कहते हुए आर्ट अपनी उंगलियों के अंदर ब्लू फ्लेम्स ले आता है और ट्रोडियस की टंग को जलाने लग जाता है। ट्रोडियस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ट्रोडियस अपने माना का इस्तेमाल करता है आर्ट की ब्लू फ्लेम्स को काउंटर करने के लिए, लेकिन ऐसे चपड़गंजुओं की औकात नहीं है कि एक लांस की फ्लेम्स का मुकाबला कर सके। ट्रोडियस की जीभ काफी गंदी तरीके से जल रही होती है और इस जलने की बदबू यहाँ पर टेंट में फैलने लग जाती है, लेकिन इतने ज्यादा दर्द के बावजूद भी ट्रोडियस चिल्ला नहीं रहा होता क्योंकि ट्रोडियस का प्राइड उसे कमजोरों की तरह चिल्लाने से मना कर रहा होता है। आर्ट भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। भले ही ट्रोडियस ने गलत रास्तों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ट्रोडियस सबसे ज्यादा वैल्यू अपने प्राइड को ही देता है। ट्रोडियस काफी ज्यादा दर्द में होता है और आर्ट ट्रोडियस के कान में एकदम धीरे से कहता है, ट्रोडियस तुम नहीं जानते जिन सोल्जर्स को तुमने खत्म करवा दिया उनमें से एक सोल्जर मेरे फादर थे। यह सुनकर ट्रोडियस को एक बड़ा झटका लगता है। आर्ट भी इस चीज को फील करता है क्योंकि ऐसा सुनते ही ट्रोडियस को हिचकी आ जाती है। आर्ट अभी तक लगातार ट्रोडियस की जीप को धीरे धीरे करके जलाया जा रहा होता है और फाइनली जब ट्रोडियस की जीप की टिप पूरी तरह से जलकर गायब हो जाती है, आर्ट ट्रोडियस को छोड़ देता है। आर्ट कहता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन गलती से भी ये मत सोचना कि तुम्हारी सिस्टर और डॉटर की वजह से तुम बचे हो। तुम्हारे जिंदा रहने का कारण ये है अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो ये एक तरफ से दया की तरह होगा, इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ एक चीज छीनूंगा जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। ऐसा कहकर आर्ट एल्बेन के हाथों एक लेटर लिखवाता है काउंसिल को भेजने के लिए। लेटर में लिखा होता है जो कुछ भी आज ट्रोडियस ने किया है इस कारण से फ्लेम्सवर्थ हाउस की नोबिलिटी को छीना जाता है। ट्रोडियस अपनी दर्द भरी तोतली आवाज में कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ये हक नहीं है। आर्ट कहता है तुम्हारे एक्शंस को देखते हुए तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा हक है मेरे पास। ट्रोडियस फटाक से आर्ट के हाथों में जो लेटर होता है उसके ऊपर अपनी फ्लेम से हमला कर देता है। पहले तो आर्ट अपने आप को डिफेंड करता है और इस लेटर के अंदर एक और पॉइंट ऐड करवा देता है। भले ही ट्रोडियस ने लेटर पर हमला किया था, लेकिन आर्ट लिखवाता है कि एक लांस पर हमला किया गया है। इसी के साथ ट्रोडियस अब पूरी तरीके से फंस चुका है। अब ट्रोडियस के पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फटाक से ट्रोडियस आर्ट के पैरों में गिर जाता है और पैर पकड़ के कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो फ्लेम्सवर्थ हाउस। इतने में ही आर्ट ट्रोडियस की बात को काट कर आगे कहता है फ्लेम्सवर्थ हाउस सिर्फ एक कॉमनर सरनेम बनकर रह जाएगी। जिस सरनेम को ऊंचा करने के लिए तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की, यहाँ तक कि तुमने अपनी डॉटर को भी छोड़ दिया, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें जान से मार देना दया की तरह होता। मैं चाहता हूँ तुम एक लंबी लाइफ जियो और जब भी तुम अपनी इस तोतली जबान का इस्तेमाल करो तो तुम्हें याद आएगा तुमने क्या गुनाह किए हैं। फिर आर्ट एल्बेन को यहाँ से भेज देता है इस लेटर को काउंसिल तक पहुँचाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों इस हरामी ट्रोडियस का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है। भाई आर्ट ने जो काम किया है वो एकदम लाजवाब काम है। मतलब ट्रोडियस जैसे कैरेक्टर के ऊपर परफेक्ट सूट करता है। ट्रोडियस की सबसे वैल्यूएबल चीज उससे छीन ली गई है। अब ट्रोडियस को इसका जिंदगी भर पछतावा होगा। अब दोस्तों बहुत ही जल्द वॉर शुरू होने वाली है, मतलब एक असली वॉर जिसे देखने में मजा आने वाला है। सारे के सारे भाई लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए सारे भाई लोगों को बाय बाय।